नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर किए जाने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में, यानी कि उन संस्थाओं और योजनाओं के बारे में जिनका जिक्र आज के वीडियो में आया है। हमारे आज के वीडियो में सीबीएसई, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा यूरोपियन यूनियन का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ही अलग कलर से हाईलाइट करके एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वहीं पे दे दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप वीडियो के स्लाइड्स को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में राजनीतिक संकट बरकरार है और राज्य मंत्रिमंडल ने सचिन पायलट, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को हटाने के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्ताव को राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये मुख्यमंत्री का प्रिविलेज होता है कि वो किस मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में रखे या हटाए। तो इन तीनों को हटाने की सिफारिश की गई होगी और जिसे राज्यपाल ने एक्सेप्ट कर लिया है। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद से तथा विश्वेंद्र सिंह को पर्यटन मंत्री और रमेश मीणा को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के पद से हटाया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने आरोप लगाया कि पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। सचिन पायलट की जगह गोविंद डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कल दोपहर जयपुर में पार्टी के विधायक दल की बैठक के बाद ये घोषणा की। विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि राज्य सरकार बहुमत खो चुकी है और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मंत्रिमंडल का विस्तार करने से पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने के मामले में तेजी से प्रगति हो रही है और इन्फेक्टेड लोगों के मुकाबले स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 1.8 गुना ज्यादा है। देश में कुल 5,71,460 लोग जो हैं वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से मुक्त हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर जो है वो 63% से अधिक हो गई है और फिलहाल देश में 3,11,565 इन्फेक्टेड लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि भारत में पर 10 लाख 657 लोग इन्फेक्टेड हैं, जबकि वर्ल्ड के मामले में ये जो एवरेज है वो 1638 लोगों की है। मंत्रालय ने कहा कि देश में इन्फेक्शन से जो डेथ रेट है वो घटकर 2.61% रह गई है। ऐसे 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां ठीक होने की जो रेट है वो नेशनल जो एवरेज है हमारी 63.02%, उसकी तुलना में ज़्यादा है। ठीक होने की जो दर है उसके मामले में शीर्ष 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं लद्दाख, दिल्ली, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, जहां ये जो रेट है वो 75% से भी ऊपर है। कुल कोविड-19 मामलों में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का हिस्सा 86% है और इनका 50% अकेले महाराष्ट्र और तमिलनाडु से आया है। देश के 22 राज्य ऐसे हैं जहां हर दिन 140 परीक्षण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर हो रहे हैं और देश में हर दिन कुल 201 टेस्टिंग पर 10 लाख की जनसंख्या पर की जा रही है। देश में 1400 से अधिक जो लैब्स हैं वो अभी कोविड-19 की जांच करने का काम कर रही हैं। बढ़ते आगे। भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत के दूसरे चरण का जो 4th फेज था वो कल पूर्वी लद्दाख के चुशूल सीमा चौकी पर संपन्न हुआ। ये बातचीत भारतीय सीमा में भारत के आमंत्रण पर 11:30 बजे शुरू हुई। ये बैठक 30 जून को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है हमारे अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग ई के 5 जुलाई को हुई बैठक के आलोक में हुई है। बातचीत की शुरुआत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना को हटाने के 2nd फेज से शुरू हुई। जीओसी ऑफ फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जो है उन्होंने चुशूल में चीन के दक्षिण सिंजियांग क्षेत्र के सैन्य प्रांत के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन का स्वागत किया। तो हमारा जो नेतृत्व किया गया था वो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया। बातचीत मुख्य रूप से पिछली बैठकों में किए गए समझौतों को लागू करने पर केंद्रित रही। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने कोविड महामारी के बीच विद्यालयों की ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कल ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा प्रज्ञाता दिशा निर्देश, यहाँ पर प्रज्ञाता एक एक्रोनिम है जिसकी फुल फॉर्म है प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, टॉक, असाइन, ट्रैक एंड अप्रिशिएट, ये गाइडलाइन जारी की गई। गाइडलाइंस में छात्रों को के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का समय निर्धारित किया गया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा जो है वो हर रोज 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लास 1 से क्लास 8 तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन 45-45 मिनट के 2 सेशन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इनसे छात्रों में के समग्र मानसिक विकास पहलू का ध्यान में रखा गया है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन
45-45 मिनट के अधिकतम 4 सेशन निर्धारित किए गए हैं। हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालय बंद करने पड़े हैं, जिसका असर देश के 24 करोड़ से ज्यादा बच्चों पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रज्ञाता जो गाइडलाइन है वैसे बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं जो घरों में रहकर पढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये गाइडलाइंस डिजिटल जो शिक्षा है उसका मार्ग प्रशस्त करेंगी और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। इस बीच श्री निशंक ने बताया कि सीबीएसई के 10th के जो रिजल्ट हैं वो आज घोषित किए जाएंगे। इससे पहले परसों कक्षा 12th के रिजल्ट घोषित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार उद्योगों और औद्योगिक विकास से संबंधित गतिविधियों के लिए उपलब्ध भूमि की मैपिंग और आवंटन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पर तेजी से काम कर रही है। हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कल इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर निर्यातकों के जनप्रतिनिधियों से बातचीत में कहा कि सरकार एलईडी टेलीविजन और सीसीटीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के उपाय तलाश रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में सेमीकंडक्टर की संयंत्र लगाने की इच्छुक है। श्री गोयल ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं से जुड़े निर्यात डेटा इकट्ठा करने के लिए उनका मंत्रालय एक फ्रेमवर्क तैयार करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने उद्योगों से कहा कि वे एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करें जहां जांच प्रयोगशालाएं, कॉमन सर्विस सेंटर और औद्योगिक इकाइयों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा एक ही जगह मौजूद हो। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण देश में आर्थिक सुधार जारी है। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित उनके लेख में कहा गया कि देश में आर्थिक सुधारों पर लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। वित्त मंत्री ने लिखा कि 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना उसने 39 करोड़ से अधिक गरीब लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 10 करोड़ से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान योजना से लाभान्वित हुए हैं और सीधे उनके खातों में नकदी ट्रांसफर की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनके उत्पादों की बाजार तक पहुंच महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हाल ही में इसके लिए किसानों के उत्पाद को अंतर्राज्यीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। बढ़ते नेक्स्ट खबर की ओर। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्यों द्वारा अब तक 2,95,000 टन खाद्यान्न उठाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत जुलाई से नवंबर तक राज्यों को कुल 203 लाख टन खाद्यान्न दिए जाने हैं। श्री पासवान ने कहा कि 2020-21 के रबी मौसम में किसानों से गेहूं और धान की खरीद तक जो है वो तय लक्ष्य के अनुरूप की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इस महीने की 13 तारीख तक किसानों से 389.71 लाख टन गेहूं खरीद चुका है। इसके अलावा 128.85 लाख टन गेहूं धान की खरीद की गई है। इसके साथ ही 2019-20 के रबी मौसम में अब तक कुल 750.16 लाख टन धान की खरीद हो चुकी है। बढ़ते नेक्स्ट खबर की ओर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल हरियाणा की 11 आर्थिक गलियारा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिस पर 20,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस मौके पर श्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे बन रहा है जो जींद से होकर जाएगा और वो हरियाणा के लिए बहुत उपयोगी होगा। बढ़ते नेक्स्ट खबर की ओर। भारत यूरोपियन संघ की 15वीं बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित होगी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन करेंगी। बैठक में भारत और यूरोपियन यूनियन के राजनीतिक और सुरक्षा संबंध, व्यापार और निवेश तथा आर्थिक सहयोग की समीक्षा की जाएगी। बैठक के दौरान कोविड-19 महामारी और समसामयिक आपसी हितों के वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। कोविड महामारी के बीच हो रही भारत और यूरोपीय संघ की 15वीं शिखर बैठक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों ही पक्षों के बीच पहली शिखर वार्ता सन 2000 में आयोजित हुई थी। विश्व के बदलते परिप्रेक्ष्य में यूरोपियन संघ द्वारा भारत के साथ संबंध और अधिक सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से भी ये शिखर सम्मेलन अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जहां एक और यूरोपीय संघ जो है वो भारत जैसे मजबूत देश के साथ अत्यधिक प्रभावी साझेदारी पर बल दे रहा है, वहीं भारत सुरक्षा, व्यापार और कोरोना महामारी से निपटने के लिए दोनों ही पक्षों के बीच साझेदारी पर चर्चा जैसे अहम मुद्दों पर बल दे रहा है। बढ़ते आगे। भारतीय रेल ने कोविड महामारी के बाद इस्तेमाल में लाए जाने वाले विशेष तरह के रेल डिब्बे बनाए हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा इनोवेशन किया है इंडियन रेलवे ने। इन डिब्बों में बिना हाथ लगाए चलाने वाले उपकरण, तांबे की परत वाले हैंडरेल और लैचेस, प्लाज्मा एयर प्यूरिफिकेशन और टाइटेनियम डाइऑक्साइड की परत लगे उपकरण लगाए गए हैं। ये व्यवस्था यात्रियों को कोविड के इन्फेक्शन से बचाने के लिए की गई है। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये विशेष रेल जो डिब्बे हैं वो कपूरथला जो रेल कोच फैक्ट्री है उसमें डिजाइन किए गए हैं।
इनमें पैर से चलाए जा सकने वाले नल और सोप डिस्पेंसर, शौचालय से के पैर से खोले जा सकने वाले दरवाजे, पैर से चलाए जा सकने वाले फ्लश वाल्व और पैर से चलने वाले नल लगे वॉश बेसिन शामिल हैं। इन रेल डिब्बों के एसी डक्ट में प्लाज्मा एयर वाले उपकरण लगाने की व्यवस्था की गई है। इससे एयर कंडीशनर जो डिब्बे हैं उनके भीतर की हवा और सतह को इन्फेक्शन मुक्त रखा जा सकेगा। ये बहुत अच्छा इनोवेशन किया गया है समय की ज़रूरत के हिसाब से। बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ग्रेगरी एंड्रयू हंट के साथ कोविड-19 महामारी के प्रबंधन समेत स्वास्थ्य के क्षेत्र में द्विपक्षीय समझौते पर सहयोग पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल का क्षेत्र भारत में तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है और अगले 10 सालों में इसका कुल कारोबार $275 अरब हो जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी भी उथल पुथल से प्रभावित हुए बिना इस क्षेत्र में की जो मांग होगी आर्थिक वृद्धि के केंद्र में रहेगी। भारत में अनुसंधान और विकास तथा चिकित्सा पर्यटन की संभावनाएं व्यापक रूप से मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत की परंपरागत आयुर्वेद और योग जैसी पद्धति ऑस्ट्रेलिया में मोटापे और संबंधित बीमारियों से निपटने में सहायता कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे की बात की। दोनों स्वास्थ्य मंत्रियों ने स्वास्थ्य और अन्य साझा हितों के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करना जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोस्तों, ये थी आज की खबरें। बात करेंगे आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 15 जुलाई है। 15 जुलाई 1815 को नेपोलियन ने 18 जून 1815 को जो एक बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी उसमें हारने के पश्चात रॉकफोर्ट में कैप्टन फ्रेडरिक मैटलैंड के समक्ष सरेंडर किया। तो ये बैटल हुई थी 18 जून 1815 को और नेपोलियन ने इसमें सरेंडर किया था 15 जुलाई 1815 को। 15 जुलाई 1888 को जापान का बेंडई वोल्केनो जो था वो 1000 सालों के अंतराल में पहली बार इरप्ट हुआ यानी फटा। 15 जुलाई 1898 को इटली के कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी अपार्चस, इट्स ए डेलिकेट नेटवर्क इनसाइड सेल्स एसेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सेल्स, इसकी खोज की। 15 जुलाई 1916 को अमेरिका के विलियम बोइंग द्वारा सिएटल में बोइंग कंपनी, जिसका पहले नाम पैसिफिक एरो था, उसकी स्थापना की गई। 15 जुलाई 1940 को अमेरिका के भौतिक विज्ञानी डोनाल्ड कर्स्ट ऐसे पहले व्यक्ति बने जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रयोग कर इलेक्ट्रॉन्स को गति दी। 15 जुलाई 1954 को अमेरिका में बने पहले कमर्शियल जेट ट्रांसपोर्ट प्लेन यानी कि बोइंग 707 का परीक्षण हुआ। 15 जुलाई 1955 को 18 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने परमाणु हथियारों के खिलाफ मैनाऊ डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए। तो ये अपील थी एक अपने आप में जिस पर उन लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। 15 जुलाई 1962 को अल्जीरिया अरब लीग का मेंबर बना। 15 जुलाई 1979 को 1979 को भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने रिजाइन किया, अपने पद से त्यागपत्र दिया। 15 जुलाई 1994 को रवांडन जीनोसाइड ये समाप्त हुआ। ये एक बहुत बड़ा नरसंहार था। ये 7 अप्रैल 1994 को शुरू हुआ था और लगभग 100 दिन चलने के बाद ये खत्म हुआ। इसमें लाखों लोग मारे गए थे। 15 जुलाई 2002 को भारत का 11वां राष्ट्रपति चुने जाने के लिए इलेक्शन हुए, जिसके परिणामों की घोषणा 18 जुलाई को की गई। इस चुनाव में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे उन्होंने इलेक्शन जीता था। 15 जुलाई 2016 को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्डोगन जो थे उनके विरुद्ध सैन्य तख्तापलट की जो कोशिश की गई थी जो नाकाम रही। इस कोशिश में 300 लोग मारे गए और 6000 के आसपास लोगों की गिरफ्तारियां हुई। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा साल 2014 में इसे मनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था और इसकी इस साल की थीम है स्किल्स फॉर ए रेजिलिएंट यूथ। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय लेटेस्ट वीडियोज। थैंक यू दोस्तों, बाय।